आज हम बात करेंगे डार्क एम्पथ पर्सनैलिटी के बारे में। एक ऐसी पर्सनैलिटी, अगर ऐसा इंसान गलती से भी तुम्हारी जिंदगी में घुस गया तो तुम्हें चुटकियों में कंट्रोल कर लेगा। इसके बारे मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, लेकिन उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया था। तो आज हम जानेंगे ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जो मैनिपुलेशन में मास्टर है। इसलिए ये वीडियो मैनिपुलेशन से भरी हुई है। ये वीडियो तुम्हारी नैतिकता को तोड़ सकती है, इसलिए ये वीडियो को देखना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। मैं फिर से बोल देता हूँ, वीडियो को पूरा देखने से पहले सोच लेना। तुम्हें लगता है तुम अलग हो क्योंकि तुम ज्यादा महसूस करते हो, ज्यादा समझते हो, ज्यादा केयर करते हो, लेकिन सच ये है यही तुम्हें सबसे आसान टारगेट बनाता है। क्योंकि इस दुनिया में खेल इमोशंस का नहीं, कंट्रोल का चलता है। और जब तक तुम्हें ये खेल समझ नहीं आता तब तक तुम सोचते रहोगे कि तुम प्यार कर रहे हो, जबकि असल में तुम इस्तेमाल हो रहे होते हो। तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग आते हैं तुम्हारी जिंदगी में, शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, कनेक्शन डीप लगता है, तुम्हें लगता है यही है वो इंसान जो मुझे सच में समझता है। लेकिन धीरे धीरे तुम बदलने लगते हो, तुम ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हो, ज्यादा जस्टिफाई करने लगते हो, ज्यादा गिल्ट फील करने लगते हो, और एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाते। और सबसे डरावनी बात, तुम फिर भी उस इंसान को छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि एम्पैथी को कंट्रोल कैसे करना है। तुम्हें सिखाया गया समझो, माफ करो, देते रहो, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कब रुकना है। और यहीं से शुरू होता है वो खेल जहां नार्सिसिस्ट जीतता है और एम्पैथ हारता है। लेकिन आज जो तुम जानने वाले हो वो इस पूरे खेल को उल्टा कर देगा। इस वीडियो में तुम सीखोगे 3 ऐसे स्टेजेस जो हर एम्पैथ की जर्नी में आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग तीसरे तक पहुंच पाते हैं। पहला स्टेज, अनकॉन्शियस एम्पैथी। ये वो स्टेज है जहां तुम सब कुछ महसूस करते हो लेकिन समझते कुछ नहीं हो। तुम्हें लगता है अगर तुम और प्यार दोगे तो सामने वाला बदल जाएगा, अगर तुम और समझोगे तो वो तुम्हें हर्ट करना बंद कर देगा, अगर तुम खुद को सैक्रिफाइस कर दोगे तो रिश्ता बच जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, यही वो जगह है जहां तुम सबसे ज्यादा खोते हो। यही नार्सिसिस्ट तुम्हें पहचानता है, तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी गुडनेस को टारगेट करता है। वो तुम्हें मिरर करता है, तुम्हें स्पेशल फील कराता है और धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी को अपने हिसाब से शेप करने लगता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम अपनी ही कहानी में साइड कैरेक्टर बन गए। दूसरा स्टेज, वाउंडेड अवेकनिंग। ये सबसे दर्दनाक फेज है। यही तुम्हें सच्चाई दिखनी शुरू होती है। तुम्हें समझ आता है कि ये कनेक्शन रियल नहीं था, ये मैनिपुलेशन था। तुम्हें दिखता है कि हर बार तुम ही झुकते हो, हर बार तुम ही समझते हो, हर बार तुम ही टूटते हो, लेकिन फिर भी तुम रुक जाते हो क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग से लड़ रहा होता है। एक तरफ क्लैरिटी होती है, दूसरी तरफ अटैचमेंट, एक तरफ ट्रूथ, दूसरी तरफ होप। और यही नार्सिसिस्ट सबसे डेंजरस हो जाता है। वो तुम्हें कंफ्यूज करता है, कभी प्यार देता है, कभी पेन, कभी तुम्हें उठाता है, कभी गिराता है, ताकि तुम स्टक रहो उस लूप में जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। और अगर तुम इस स्टेज में फंसे रहे तो तुम धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खो दोगे, लेकिन अगर तुम यहाँ सरवाइव कर गए तो तुम पहुंचते हो तीसरे स्टेज पर, सॉवरेन एम्पैथी। ये वो लेवल है जहां खेल खत्म हो जाता है। यहाँ तुम बदलते नहीं, तुम ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। अब तुम महसूस तो सब करते हो लेकिन रिएक्ट नहीं करते। अब तुम समझते हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते। अब तुम देखते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। और सबसे डेंजरस बात, अब तुम किसी को भी अपने अंदर घुसने की परमिशन नहीं देते। तुम्हारी साइलेंस तुम्हारी पावर बन जाती है, तुम्हारी प्रेजेंस तुम्हारा वेपन बन जाती है। और यही वो स्टेज है जहां नार्सिसिस्ट हार जाता है, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, ना तुम्हारी गिल्ट, ना तुम्हारी अटेंशन, ना तुम्हारी एनर्जी, और बिना इन सब के वो कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि कैसे एक एम्पैथ विक्टिम से उठकर पावर बन जाता है, कैसे तुम अपनी इमोशंस को अपनी कमजोरी नहीं अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकते हो, और कैसे तुम उस लेवल तक पहुंच सकते हो जहां कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाए, तो ये वीडियो तुम्हें सिर्फ देखनी नहीं है, समझनी है। क्योंकि जो तुम सीखने वाले हो वो तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। और याद रखना, हर एम्पैथ के अंदर एक सोया हुआ पावर होता है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे कभी जगाते नहीं और कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं। तो चलिए चलते हैं लूसीफर की दुनिया में। एक पल आता है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। वो पल बाहर से किसी तूफान जैसा नहीं दिखता, ना कोई चीख, ना कोई बदला, ना कोई गिरना, लेकिन अंदर वो एक भूकंप होता है। कार्ल जोंग ने एक ऐसी सच्चाई खोजी थी जो नार्सिसिस्टिक लोगों को अंदर तक हिला देती है। इसलिए नहीं कि एम्पैथ अचानक निर्दयी बन जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अब पहुंच से बाहर हो जाता है। और नार्सिसिस्ट उस चीज के बिना जिंदा नहीं रह सकता जिस तक वो पहुंच ही ना पाए। ये पल तब आता है जब एम्पैथ अब घायल नहीं रहता बल्कि खत्म हो जाता है। ना कड़वाहट, ना कठोरता, ना बदले की आग, बस एक खामोश अंत। अब और नहीं। जुंग ने इसे एक अल्केमिकल टर्निंग पॉइंट कहा था, एक मानसिक प्रक्रिया जहां जहर को बाहर नहीं निकाला जाता, उसे भीतर ही पचा लिया जाता है और कुछ बिल्कुल नया बना दिया जाता है। उन्होंने इसे नाम दिया साइकोलॉजिकल एल्केमी। और जब ये होता है तो एम्पैथ खतरनाक नहीं बनता जैसा दुनिया सोचती है, वो बन जाता है अटूट। लोग एम्पैथ को अक्सर गलत समझते हैं। उन्हें लगता है एम्पैथी कमजोरी है, सेंसिटिविटी मतलब नाजुक होना है, और काइंडनेस बस एक भोली गलती है। लेकिन जुंग ने कुछ और देखा था। उन्होंने कहा एम्पैथ के अंदर होता है एक ऑथेंटिक बीइंग, एक ऐसी आत्मा जो दिखावे से नहीं, जिए हुए
दर्द से बनी होती है। वहीं नार्सिसिस्ट असल में जीता ही नहीं है, वो जीता है मास्क्स में, फेसेस में, बोरोड एनर्जी में और दूसरों की वैलिडेशन में। जहां एम्पैथ गहराई से महसूस करता है, वहां नार्सिसिस्ट गहराई से अभिनय करता है। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। जब एम्पैथ अपने टूटने की आखिरी सीमा पर पहुंचता है, नार्सिसिस्ट क्या चाहता है? रिएक्शन, एडमिरेशन, फियर, कंफ्यूजन और इमोशनल केओस। यही उसका ईंधन है। जुंग ने इसे कहा था, साइकोलॉजिकल वैम्पायरिज्म कोई फिल्मी बुराई नहीं बल्कि एक अनजाना अंधकार। नार्सिसिस्ट तुम्हें इसलिए नहीं खींचता क्योंकि उसे दर्द देना अच्छा लगता है, वो तुम्हें खींचता है क्योंकि वो खुद खाली है। और एम्पैथ वो हमेशा से भरा हुआ था, बस टूटे हुए बर्तन की तरह लीक करता हुआ। एनर्जी लीक, फॉरगिवनेस लीक, अंडरस्टैंडिंग लीक और मौके बार बार लीक होते रहे जब तक एक दिन सब रुक नहीं गया और वहीं ताकत का संतुलन बदल गया। जोंग ने चेतावनी दी थी, सबसे खतरनाक बदलाव गुस्सा नहीं होता, वो होता है इंटीग्रेशन। जब एम्पैथ वो सब अपनाता है जिसे उसे दबाने के लिए सिखाया गया था, गुस्सा, सीमाएं, समझदारी और खुद पर अधिकार, तो वो निर्दयी नहीं बनता, वो साफ देखना शुरू करता है। यहीं जुंग ने एक सिद्धांत दिया, एनांटियोड्रोमिया, जहां चीजें अपने ही विपरीत में बदल जाती हैं जब उन्हें बहुत दूर तक खींचा जाए। अत्यधिक एम्पैथी एक दिन सॉवरेंटी बन जाती है, अनंत देने की आदत खुद पर अधिकार बन जाती है, खामोशी प्रेजेंस बन जाती है। और प्रेजेंस सबसे डरावनी चीज है उन लोगों के लिए जो मैनिपुलेशन पर जीते हैं। यहीं से शुरू होता है वो हिस्सा जिसकी नार्सिसिस्ट कभी कल्पना भी नहीं करता। एम्पैथ लड़ता नहीं है, वो बस अपनी पहुंच वापस ले लेता है। अब ना कोई समझाना, ना कोई सफाई देना, ना अपनी सच्चाई साबित करना, बस अंदर ही अंदर कुछ बदल जाता है। और अचानक मैनिपुलेशन के पास उतरने के लिए कोई जमीन ही नहीं बचती। कार्ल जुंग का मानना था, ये पल इंडिविजुएशन की शुरुआत है, पूरे होने की प्रक्रिया, अच्छा बनने की नहीं, सही दिखने की नहीं, दूसरों को पसंद आने की नहीं, बस पूरा होने की। और जो इंसान पूरा हो जाता है वो डिसफंक्शन से समझौता नहीं करता। यही वजह है जब एम्पैथ थक जाता है तो वो शोर नहीं करता, वो शांत हो जाता है। वो नार्सिसिस्ट को एक्सपोजर नहीं करता, ना ही इंसाफ ढूंढता है, ना क्लोजर की भीख मांगता है। वो बस उस इल्यूजन का हिस्सा बनना छोड़ देता है। और इल्यूजन नार्सिसिस्ट की ऑक्सीजन होती है। जोंग ने एक बार लिखा था, इंसान का सबसे बड़ा बोझ होता है एक अधूरी जी हुई जिंदगी। एम्पैथ दूसरों के लिए बहुत ज्यादा जी चुका होता है और नार्सिसिस्ट खुद के अंदर बहुत कम। जब एम्पैथ अपने अंदर की दुनिया को शरण देना बंद कर देता है तो नार्सिसिस्ट को मजबूरन अपने ही खालीपन का सामना करना पड़ता है और ये सामना असहनीय होता है। यही है वो अल्केमिकल मोमेंट जब सफरिंग इनसाइट बन जाती है, जब दर्द एक स्ट्रक्चर बन जाता है और एम्पैथी एक ताकत बन जाती है, दूसरों पर नहीं खुद के अंदर। और इसी पल के बाद एम्पैथ उठना शुरू करता है, एक एक करके अलग अलग मानसिक पड़ावों से गुजरते हुए। ऐसे स्टेजेस जिन्हें जुंग ने बहुत पहले समझ लिया था, उनके नाम मॉडर्न साइकोलॉजी ने बाद में थी। ये वो रास्ते हैं जो अंत में लेकर जाते हैं एक ऐसी दुर्लभ अवस्था तक जहां एम्पैथ मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जहां वो मास्क को पहली नजर में पढ़ लेता है, जहां वो प्यार को खुद की बर्बादी समझने की गलती नहीं करता। अगले हिस्से में हम समझेंगे एम्पैथ के जागने के 3 स्तर, अनकॉन्शियस एम्पैथी से लेकर बाउंडेड अवेयरनेस तक, और फिर उस अवस्था तक जिसे जुंग कहता है सॉवरेन साइकी। हम ये भी तोड़कर समझेंगे कि नार्सिसिस्ट क्यों घबरा जाता है जब उसे ये बदलाव महसूस होता है, यहाँ तक कि तब भी जब एम्पैथ एक शब्द भी नहीं बोलता। पार्ट 2, एम्पैथ के जागरण के 3 चरण। कार्ल जुंग ने एम्पैथ शब्द का इस्तेमाल आज की तरह नहीं किया था, लेकिन उसने उन्हें पहचाना था। उसने एक ऐसे मानसिक ढांचे का वर्णन किया जो भावनाओं के क्षेत्र से गहराई से जुड़ा होता है, जो दूसरों की अंदरूनी स्थिति को तुरंत महसूस कर लेता है, जो शक्ति नहीं अर्थ की ओर झुकता है। जंग ने देखा ये लोग एक जैसे नहीं रहते, ये बदलते हैं, विकसित होते हैं, और ये बदलाव 3 अलग अलग चरणों में होता है। ज्यादातर लोग पहले चरण से आगे नहीं बढ़ पाते, कई लोग दूसरे में ही उम्र भर फंसे रहते हैं और बहुत कम तीसरे तक पहुंचते हैं। और नार्सिसिस्ट तीसरे से सबसे ज्यादा डरता है, एक्सपोजर से भी ज्यादा। स्टेज 1, अनकॉन्शियस एम्पैथ। यहीं से शुरू होती है एम्पैथी की असली कहानी। अनकॉन्शियस एम्पैथ सब कुछ महसूस करता है, लेकिन क्यों महसूस कर रहा है ये नहीं समझता। वो दूसरों के मूड्स को एब्सॉर्ब करता है, उनकी गलतियों का बोझ अपने अंदर उतार लेता है, दूसरों के दर्द के लिए खुद को जिम्मेदार मान लेता है। वो इमोशनल इंटेंसिटी को ही इंटीमेसी समझ बैठता है, ट्रॉमा बॉन्डिंग को प्यार और सेल्फ सैक्रिफाइस को वर्च्यू। इस स्टेज पर एम्पैथी एक खुला दरवाजा होती है जिसके पास कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि बाउंड्रीज उसे निर्दयी लगती है। वो सोचता है अगर मैं थोड़ा और प्यार करूं, थोड़ा बेहतर समझाऊं, थोड़ा और गहराई से माफ कर दूं तो वो बदल जाएगा। कार्ल जोंग कहता था ऐसा एम्पैथ दूसरों के शैडो से जुड़ जाता है, वो उठाता है वो सब जिसका सामना दूसरे करने से भागते हैं। और नार्सिसिस्ट इसे पहचान लेता है, सोच समझ कर नहीं, इंस्टिंक्ट से, जैसे कोई शिकारी एक खुले नर्वस सिस्टम की आहट सुन ले। इसीलिए नार्सिसिस्ट इतनी जल्दी एम्पैथ की ओर खींचता है, क्योंकि एम्पैथ मिरर करता है, सुनता है, वैलिडेट करता है, लेकिन जिसे एम्पैथ कनेक्शन समझता है वो असल में प्रोजेक्शन होता है। नार्सिसिस्ट अपना एक आइडियल रूप प्रोजेक्ट करता है और एम्पैथ अपनी उम्मीदें, दोनों एक ही इल्यूजन को सच मान लेते हैं, लेकिन वजहें अलग होती हैं। फिर
फिर एक दिन कुछ टूटता है, क्योंकि बिना सेल्फहुड की एम्पैथी आखिरकार थका देती है और ये थकान जागरूकता को जन्म देती है। और यहीं से शुरू होता है दूसरा स्टेज 2, वाउंडेड अवेकनिंग एम्पैथ। ये सबसे दर्दनाक पड़ाव है। यहीं एम्पैथ को एहसास होता है मैं अपनी ही जिंदगी किसी ऐसी चीज को दे रहा था जो मुझे ही खा रही है। कार्ल जोंग ने इसे कहा शैडो से सामना, लेकिन नार्सिसिस्ट के शैडो से नहीं, अपने ही शैडो से। वो गुस्सा जिसे दबाना सिखाया गया था, वो बाउंड्रीज जिन्हें सेल्फिश कहा गया था, वो इंस्टिंक्ट्स जिन पर शक करना सिखाया गया था, सब एक साथ सामने आ जाते हैं। ये कंफ्यूजन का स्टेज है जहां इंसान झूलता रहता है कंपैशन और रेज के बीच, गिल्ट और क्लैरिटी के बीच, जाने और रुकने के बीच। वो मैनिपुलेशन को देखता है लेकिन फिर भी जिम्मेदारी महसूस करता है, पैटर्न समझता है लेकिन फिर भी उम्मीद रखता है शायद वो बदल जाए। और यही वो जगह है जहां नार्सिसिस्ट सबसे ज्यादा कोशिश करता है कंट्रोल वापस पाने की। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस जादू को तोड़ देती है। इस स्टेज पर नार्सिसिस्ट एस्केलेट करता है और सटल गैसलाइटिंग और कन्विंसिंग विक्टिम प्ले और क्रूअल्टी व अफेक्शन का खेल। ये स्ट्रेटेजी नहीं होती, ये पैनिक होता है। क्योंकि युंग ने एक गहरी बात समझी थी, जब इंसान किसी कॉम्प्लेक्स को पहचान लेता है तो वो कॉम्प्लेक्स अपनी ताकत खोने लगता है। और नार्सिसिस्टिक डायनामिक एक ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है, एक मेंटल लूप जो अनकॉन्शियस पार्टिसिपेशन से चलता है। वाउंडेड एम्पैथ अक्सर पूछता है जब मुझे सच्चाई दिख गई है फिर भी इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि अवेयरनेस इंटीग्रेशन से पहले आती है। जहर को देख लेना, उसे खत्म कर देना नहीं होता। ये स्टेज एम्पैथी की डार्क नाइट है, लेकिन यही गेटवे भी है। स्टेज 3, सॉवरेन एम्पैथ। ये वो अवस्था है जिसे जुंग ने बहुत कम देखा लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान दिया। सोवरेन एम्पैथ अपनी एम्पैथी खोता नहीं है, वो उसे मास्टर कर लेता है। अब वो इमोशनली मर्ज नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। अब वो ओवर एक्सप्लेन नहीं करता, वो एक बार साफ बोलता है। अब वो समझे जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो खुद को पहले ही समझ चुका होता है। अब उसे खुद को समझ आ चुका होता है। ये एम्पैथ अपने शैडो को अपने अंदर समेट चुका होता है। अब गुस्सा रिएक्शन नहीं, डिसर्नमेंट बन जाता है। सेंसिटिविटी कमजोरी नहीं, परसेप्शन बन जाती है। कंपैशन मजबूरी नहीं, एक चॉइस बन जाती है। और यहीं आता है वो हिस्सा जिसे नार्सिसिस्ट सहन नहीं कर पाता। सॉवरेन एम्पैथ रिएक्ट नहीं करता, ना कोई इमोशनल सप्लाई, ना कोई डिफेंस, ना कोई टूटना, बस एक खामोश प्रेजेंस। कार्ल जोंग का मानना था इंडिविजुएशन का अंतिम पड़ाव है इनर ऑथोरिटी, किसी और पर कंट्रोल नहीं, खुद की मानसिक ऊर्जा पर अधिकार। अब ये एम्पैथ साइकोलॉजिकल वैम्पायरिज्म के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अब वो अपनी पहचान को लीक नहीं करता, वो एंकर्ड है। और जो एंकर्ड होते हैं उन्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। नार्सिसिस्ट इस बदलाव को तुरंत महसूस कर लेता है, चाहे एक शब्द भी ना बोला गया हो। अब एम्पैथ की एनर्जी किसी हुक पर रिएक्ट नहीं करती, ना गिल्ट, ना अर्जेंसी, ना इमोशनल चेस। और अचानक नार्सिसिस्ट अकेला रह जाता है अपने ही अंदर, और यही एक जगह है जहां वो जी नहीं सकता। अब अगला हिस्सा राइज मेथड को खोलता है। कैसे ये बदलाव अंदर ही अंदर स्टेप बाय स्टेप होता है, जुंग की इंडिविजुएशन प्रक्रिया के जरिए। और हम ये भी समझेंगे साइकोलॉजिकल वैम्पायरिज्म और कॉन्शियस एम्पैथी में फर्क, क्यों एक टूट जाता है और दूसरा टिकता है। पार्ट 3, राइज मेथड और साइकोलॉजिकल वैम्पिरिज्म की मौत। कार्ल जोंग मानता था असल बदलाव सोच बदलने से नहीं आता, वो तब आता है जब साइकी खुद को रीऑर्गेनाइज करती है, ना अफर्मेशन से, ना विल पावर से, बल्कि उस चीज का सामना करने से जिससे तुम हमेशा बचते रहे हो। यहीं से एम्पैथ का जागरण इमोशनल नहीं स्ट्रक्चरल बन जाता है। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा जुंग के अनुसार इंडिविजुएशन के 4 स्टेजेस, जिसे हम कहेंगे राइज मेथड। कोई टेक्निक नहीं, एक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस, और एक बार ये शुरू हो जाए तो वापस नहीं मुड़ता। पहला, रिकॉग्निशन। ये सबसे क्रूर होता है। यही एम्पैथ अपने दर्द को रोमांटिसाइज करना बंद करता है। अब वो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं, पैटर्न्स देखता है। अब सवाल बदल जाता है, वो ऐसा क्यों है से मैं अभी भी यहाँ क्यों हूँ तक। युंग कहता था प्रोजेक्शन उसी पल टूटता है जब जिम्मेदारी वापस खुद पर आती है। ये सेल्फ ब्लेम नहीं है, ये सेल्फ रिक्लेमेशन है। एम्पैथ समझता है उसकी एम्पैथी वर्च्यू नहीं थी, अनबाउंडेड थी। उसकी लॉयल्टी नोबल नहीं थी, मिसप्लेस्ड थी। और उसकी थकान एक सिग्नल थी। और ये रिकॉग्निशन नार्सिसिस्ट की ताकत तोड़ देता है, क्योंकि मैनिपुलेशन कंफ्यूजन पर टिका होता है। दूसरा, इंटीग्रेशन। ये सबसे गलत समझा गया स्टेज है। इंटीग्रेशन का मतलब फॉरगिवनेस नहीं है, ना ही नार्सिसिस्ट को और अच्छे से समझना। इसका मतलब है अपने ही उन हिस्सों को अपनाना जिन्हें तुमने ठुकरा दिया था। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा ना, तुम्हारी बिना एक्सप्लेनेशन चले जाने की ताकत। जोंग ने चेतावनी दी थी, जो हम दबाते हैं वो खत्म नहीं होता, वो नीचे से हमें कंट्रोल करता है। जो एम्पैथ गुस्से को दबाता है वो कंप्लायंट बन जाता है। जो एम्पैथ गुस्से को इंटीग्रेट करता है वो डिसर्निंग बन जाता है। यहीं से एम्पैथ प्रेडिक्टेबल रहना बंद कर देता है, और प्रेडिक्टेबिलिटी ही नार्सिसिस्ट का हथियार होती है। इस स्टेज पर एक अजीब सा बदलाव आता है। एम्पैथ कम इमोशनल लगता है लेकिन ज्यादा अलाइव, कम रिएक्टिव लेकिन ज्यादा प्रेजेंट, क्योंकि अब वो स्प्लिट नहीं है। अब वो अपना शैडो दूसरों पर नहीं डालता, वो उसे कॉन्शियसली उठाता है। और कॉन्शियस शैडो खतरनाक नहीं होता, वो प्रोटेक्टिव होता है। तीसरा, सेपरेशन। ये फिजिकल दूरी नहीं है, ये साइकिक विड्रॉल है। एम्पैथ अब अपनी इनर वर्ल्ड उस इंसान को समझाना बंद कर देता है जो समझना ही नहीं चाहता। वो डिस्टॉर्टेड रियलिटी से बहस करना छोड़ देता है, अकाउंटेबिलिटी का पीछा करना छोड़ देता है। जुंग इसे कहता था विथड्रॉइंग प्रोजेक्शंस। एनर्जी अपने सोर्स पर लौट आती है। और जब ऐसा होता है नार्सिसिस्ट कुछ महसूस करता है, इररेलेवेंस, ना रिजेक्शन, ना अबैंडनमेंट, बल्कि
इररिलेवेंस, और ये सबसे खतरनाक है। इसीलिए नार्सिसिस्ट इस फेज में प्रोवोक करने की कोशिश करता है, गुस्सा, आंसू, कुछ भी, क्योंकि नेगेटिव अटेंशन भी कनेक्शन को जिंदा रखता है। लेकिन अब एम्पैथ इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो बंद नहीं हुआ, वो पूरा हो चुका है। चौथा, एम्बॉडीमेंट, यही अंतिम बदलाव है। अब एम्पैथ सिर्फ अलग सोचता नहीं है, वो खुद एक अलग वास्तविकता बन चुका होता है। अब वो बस अलग सोचता नहीं, वो अलग तरीके से जीता है। उसका नर्वस सिस्टम बदल जाता है, उसका पोस्चर बदल जाता है, उसकी आवाज धीमी हो जाती है। वो खामोशी को भरने की जल्दी नहीं करता, वो अपनी ही मौजूदगी पर भरोसा करता है। कार्ल जोंग मानता था यही वो पल है जब ईगो नहीं, सेल्फ साइके का केंद्र बन जाता है, और इस अवस्था में मैनिपुलेशन का कोई असर ही नहीं पड़ता। अब फर्क साफ दिखता है साइकोलॉजिकल वैम्पायरिज्म और कॉन्शियस एम्पैथी के बीच। वैम्पायरिज्म रिएक्शन पर पलता है, कॉन्शियस एम्पैथी चॉइस से चलता है। वैम्पायरिज्म सप्लाई के बिना ढह जाता है, कॉन्शियस एम्पैथी किसी की परमिशन पर निर्भर नहीं करता। सॉवरेन एम्पैथ गहराई से महसूस कर सकता है बिना खुद को खोए, वो प्यार कर सकता है बिना मिटे, वो दर्द देख सकता है बिना उसे अपने अंदर उतारे। और यही वजह है अवेकेंड एम्पैथ नार्सिसिस्ट के लिए डरावना बन जाता है, क्योंकि वो हमला नहीं करता बल्कि उसे कंज्यूम ही नहीं किया जा सकता। अब अंतिम हिस्सा, एम्पैथिक वॉरियर्स, लड़ने वाले नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड लोग जो इस दुनिया में चलते हैं एक खामोश अथॉरिटी के साथ। और वही सवाल जो जुंग हमारे लिए छोड़ गया, क्या होता है जब एम्पैथी और पावर एक ही साइकी में साथ आ जाते हैं। पार्ट 4, एम्पैथिक वॉरियर और मास्क का अंत। कार्ल जोंग ने कभी ये नहीं माना कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का लक्ष्य अच्छा बनना है। उसने कहा लक्ष्य है पूरा होना, क्योंकि अच्छाई अगर ताकत के बिना हो तो टूट जाती है, और ताकत अगर एम्पैथी के बिना हो तो भ्रष्ट कर देती है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो कुछ दुर्लभ जन्म लेता है, ना कोई सेवियर, ना कोई विक्टिम, ना कोई फाइटर, बल्कि एक एम्पैथिक वॉरियर। ये वॉरियर दूसरों से युद्ध नहीं करता, ये अपने अंदर के टूटे हुए हिस्सों से लड़ता है। ये नार्सिसिस्ट को एक्सपोज नहीं करता, ये बस उसे इरेलेवेंस के अंधेरे में छोड़ देता है। जुंग समझता था जब सेल्फ साइकी का केंद्र बन जाता है तो बाहरी कैओस अपनी ताकत खो देता है। एम्पैथिक वॉरियर न डोमिनेट करता है, न आर्ग्यूमेंट्स जीतने की कोशिश करता है, न खुद को साबित करने की जरूरत महसूस करता है, क्योंकि उसकी रियलिटी बाहर नहीं अंदर से वैलिडेटेड होती है। और यही वजह है नार्सिसिस्ट आखिरकार अवेकेंड एम्पैथ को छोड़ देता है। हार कर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं, न एडमिरेशन, न गिल्ट, न इमोशनल टर्बुलेंस, बस एक शांत ग्राउंडेड प्रेजेंस। और प्रेजेंस मैनिपुलेट नहीं की जा सकती। अब आता है मास्क का पतन। जुंग कहता था पेर्सोना यानी मास्क जिंदगी के शुरुआती हिस्से में जरूरी होता है, लेकिन जब वही पूरी पहचान बन जाए तो वो एक कैद बन जाता है। नार्सिसिस्ट अपने पेर्सोना के अंदर ही जीता है, उसे हर पल परफॉर्म करना पड़ता है, देखा जाना पड़ता है, वैलिडेट होना पड़ता है। लेकिन एम्पैथिक वॉरियर अब देखे जाने की जरूरत नहीं रखता, वो खुद देखता है, और उसकी ये नजर शांत, साफ, बिना रिएक्शन के उस इंसान के लिए असहनीय होती है जो इल्यूजन पर जिंदा है। और यही है सबसे बड़ा आयरनी, एम्पैथ ने कभी पावर नहीं चाहिए, लेकिन पावर खुद उसे ढूंढ लेती है उस पल जब वो खुद को छोड़ना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि थका हुआ एम्पैथ वाकई खतरनाक होता है, उसके व्यवहार से नहीं बल्कि उस हर चीज के लिए जो झूठ पर टिकी है। वो खतरनाक है डिसफंक्शन के लिए, उन साइकिल्स के लिए, और उस अनकॉन्शियस दुनिया के लिए जहां सब कुछ बिना सवाल के चलता है। अब वो बचाने नहीं आता, अब वो अब्यूज को समझाकर सही साबित नहीं करता, अब वो सफरिंग को स्पिरिचुअल नाम देकर जस्टिफाई नहीं करता। वो बस उन सिस्टम्स को छोड़ देता है जो चल ही नहीं सकते जब तक तुम खुद को मिटाते नहीं, और ऐसे सिस्टम्स एम्पैथी के जाते ही ढह जाते हैं। कार्ल जुंग ने कहा था सबसे डरावनी चीज है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, और यही करता है एक फेड अप एम्पैथ। वो खुद को स्वीकार करता है अपने गुस्से के साथ, अपनी सीमाओं के साथ, और उस साफ इनकार के साथ कि अब उसे कंज्यूम नहीं किया जा सकता। और इसी एक्सेप्टेंस से जन्म लेती है एक खामोश अथॉरिटी जिससे कोई बहस नहीं कर सकता। अब आखिरी सच्चाई, एम्पैथी कभी एंडलेस गिविंग के लिए नहीं थी, वो थी देखने के लिए, समझने के लिए। एम्पैथ की सेंसिटिविटी कोई फ्लॉ नहीं थी, वो एक ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग मास्क के पीछे झांकने की, ट्रेनिंग उन सूक्ष्म बदलावों को महसूस करने की, ट्रेनिंग ये पहचानने की कि कब कुछ अंदर से मर चुका है। और जब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो एम्पैथ फिर से इनोसेंट नहीं बनता, वो लौटता है सच्चाई में। और सच्चाई ना चिल्लाती है, ना मनाने की कोशिश करती है, ना किसी के पीछे भागती है, वो बस खड़ी रहती है। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक पहचान थी, और पहचान आजादी का पहला कदम होती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम एम्पैथ हो या नहीं, सवाल ये है तुम अभी भी खुद को खो रहे हो या खुद को वापस पा रहे हो। क्योंकि सच ये है इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन्हें अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर भी वो शिफ्ट शुरू हो चुका है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो वापस उसी इल्यूजन में चले जाओ जहाँ तुम खुद को खोते रहोगे, या फिर इस ट्रूथ को अपनाओ और खुद का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। अगर तुम सच में उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो जहाँ तुम्हारी प्रेजेंस ही पावर बन जाए तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दो। लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ हम सरफेस नहीं माइंड के अंदर के खेल को समझते हैं। और कमेंट में लिखो मैं अब खुद को नहीं खोऊंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं होगी, ये तुम्हारा डिसीजन होगा। क्योंकि याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया उस दिन से कोई भी तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और उसी दिन तुम वीक एम्पैथ नहीं एक साइलेंट पावर बन जाओगे।